करना था। आपका लिंक आ गया, पहले आपसे जो क्लास में ओके, कोई बात नहीं। इसका मतलब आपको आता नहीं, सीख रहे हैं आप। ओके ओके, नाउ फोकस कीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ओके चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को? यस मैम। ओके, यस मैम। रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 है और हम फटाफट से जो कल हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं अभी आपको रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करा, क्योंकि रोटेशनल मोशन को हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है? जो कोई भी बॉडी है, मान लो ये आपके पास एक बॉडी है, इसके इंटरनल में आपने 2 पॉइंट्स कंसिडर करे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया d। इफ दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन नंबर 2, 3, 4 सो ऑन, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स, ये चेंज नहीं हो रहा। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि उनके पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये दूर नहीं जा रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, जितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे थ्रू आउट। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, जैसे ये वाला केस है, आपके पास 2 ब्लॉक है, एक स्प्रिंग लगा रखा है। इस सिस्टम के अंदर अगर दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम है तो ठीक है, वो रिजिड बॉडी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है, तो कोई भी, मान लीजिए आपके पास पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट मैंने इसमें मान लिया था और एक इसमें मान लिया था, अगर मान लो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी ब्लॉक का ज्यादा हो गया तो ये दोनों पॉइंट्स दूरी पे जाने लग जाएंगे, ऐसे खींचेगा ना, बी ब्लॉक आगे ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया उनके बीच में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच है अगर 2 पॉइंट्स, इंटरनल पॉइंट्स के बीच में, तो रिजिड बॉडी नहीं है, अदरवाइज वो रिजिड बॉडी है। क्लियर है सबको? फिर हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन। देखो, हमने टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेशन पढ़ा, ठीक है, रोटेशनल पढ़ा और प्लैनर पढ़ा। ट्रांसलेशन में तो सिंपल है, बॉडी के इंटरनल में जो आपने 2 पॉइंट माने हैं ये वाले, अगर ये मूव कर रही है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स है वो हमेशा पैरेलल रह रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रोटेशनल। रोटेशन में क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया ए और एक मैंने यहाँ ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब ये जब रोटेट करेगी तो जो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स है, क्या वो पैरेलल रह रही है? लाइन ज्वाइनिंग एनी नो मैम, डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, तो आपको दिख जाएगा वो रोटेशनल मोशन है। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास फिक्स्ड एक्सिस ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, टेबल पे पड़ा है, मैंने इसके एंड पे ऐसे क्लिक कर दिया तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, ये भी रोटेशनल मोशन है। कल आपको बताया था जब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, फॉर एग्जांपल इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, सो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यस और नो? यस। एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन है, बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यानी एक बॉडी की बात करें तो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, वहां रोटेशनल मोशन हमको देखना होता है। सर्कुलर मोशन की कहानी सारी चलेंगी, पॉइंट 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 पे सर्कुलर मोशन ही लग रहा है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है बेटा, जितने भी सर्कुलर मोशंस हैं उनका लोकस, उन सर्कुलर मोशन के सेंटर का लोकस है, सारे जो है इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन है। पास वाला छोटा सर्कल बना रहा होगा, दूर वाला बड़ा सर्कल बना रहा होगा। ठीक है, सो रोटेशनल मोशन इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन, वहां सर्कुलर मोशन है, बट यहाँ एक्सिस होना आपके पास एक कंडीशन हो गया कि किसी चीज के अबाउट पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एक्सिस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, हो सकता है आपके पास इस तरीके से हो और ऐसे रोटेट कर रही हो। क्लियर है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं आपका कुछ भी प्रॉप ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये मेरे पास है बॉडी एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, बट ये परपेंडिकुलर तो नहीं है इसके, हो सकता है परपेंडिकुलर भी होता है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट लाइक दिस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब ये घूम रही है बॉडी तो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर गुड इवनिंग विशाखा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग बॉडी का हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसी पे देख लो। जैसे मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहां से यहां गया, ये पॉइंट यहां से यहां गया, लेकिन इन्होंने एंगल तो सेम लिया ना, इन सेम टाइम। ये भी एंगल थीटा लेगी, ये मान लो ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है, ठीक है। ए डैश से वो बी डैश जा रहा है तो एंगल थीटा ही कवर किया, ए से बी गया तो भी एंगल थीटा कवर किया, बाय में सेम टाइम आएगा, ठीक है। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो ओमेगा सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है। लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा में एक रिलेशनशिप होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर अलग अलग हो गया ना पॉइंट्स का, कोई पास है कोई दूर है, जितना दूर जाते जाएंगे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आपके पास वेलोसिटी उतना ज्यादा होती जा रही है, लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। ओमेगा ऑफ पिवटेड पॉइंट, जहां पर पिवटेड पॉइंट है, जहां पर फिक्स कर रखा है अपने बॉडी को, वहां का एंगुलर वेलोसिटी 0 है, वो कहीं नहीं जा रही है। बॉडी को उसके अबाउट रोटेट करे, वो पॉइंट तो वही है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे लिखते हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप सर्कल के लिए तो लिख सकते हो, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। यहां पर देखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, vt इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा इन टेंजेंशियल फॉर्म। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप निकाल सकते हो, एक रिवोल्यूशन में एंगल जो ट्रेस होता है 2 पाई। और मैं आपको बोल दूं, किसी भी बॉडी ने एंगल जो लिया है वो थीटा रेडियन लिया है, ठीक है। तो 2 पाई में 1 रिवोल्यूशन है, 1 रेडियन में 1/2 पाई, थीटा में कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब वेलोसिटी में चेंज होते हैं, ये देखिए, ये जैसे पॉइंट है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व मतलब सर्कुलर मोशन है एक पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं। तो इसका अगर मुझे वेलोसिटी देखना है, मैं टेंजेंशियली ड्रॉ करती हूँ। अब वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज की वजह से क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन तो सर्कल में हमेशा बदलेगा, हर पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट आप ड्रॉ करते जाओगे, डायरेक्शन बदलता जा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो रहा है, मान लीजिए बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर उन्होंने तेजी से मान आप ही है, आप मान लो सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हो, ठीक है, और आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना, आप अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो ना सर्कल में घूमते हुए, 2 से 3 से 5 से 6 7 ऐसे कर रहे हो, मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हो। और ये जो एक्सेलरेशन आ रही है, आपकी बॉडी अगर स्पीड अप हो रही है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आता है, अगर स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट, एटी वी के अपोजिट दिखाना होता है। एटी होता है डी वी टी बाई डी टी, मतलब जो वी टी जो आपके पास ये अक्रस वी टी है, इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का हमें लेना होता है। मान लो आपके पास ये सर्कल में कोई भी चीज चल रही है, इधर आपके पास आ गया 80, मान लीजिए बॉडी जो है स्पीड अप हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, तो आपके पास 80 उसी की डायरेक्शन में हो गया, और AC आपके पास सेंटर की तरफ हो गया। इनका जो नेट निकलता है रिजल्टेंट, वो होता है A नेट, ये AC हो गया। सो हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर AC तो हमेशा ही होगा, 80 में और मे नॉट बी प्रेजेंट, डिपेंडिंग कि भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो आपके पास 80 0 हो जाता है। फिर एक और रिलेशनशिप है, AT इज इक्वल टू आर एल्फा। तो मैं आपको ये रिलेशनशिप भी थोड़ा याद दिला देती हूँ। जैसे हम लोगों ने S किया आर थीटा, V किया आर ओमेगा, वैसे ही AT इज इक्वल टू होता है आर एल्फा। एल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये वही पॉइंट है कि AC कभी 0 नहीं होता, बट AT मे और मे नॉट बी 0। अगर आपके पास VT कांस्टेंट हो गया तो AT आपके पास क्या होता है, dVT बाय में dt। VT का जो मैग्नीट्यूड है, अगर यही कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और AT आपके पास क्या होता है, आर एल्फा, तो एल्फा सॉरी AT 0 हो गया तो एल्फा 0 हो गया। एल्फा 0 है, इसका मतलब क्या होता है, एल्फा होता है डी ओमेगा बाई dt, यानी डी ओमेगा बाई dt इज 0, यानी ओमेगा इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड। फिर आप डायरेक्शन ऑफ अल्फा कैसे देखते हो, अगर आपके पास अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इफ ओमेगा इंक्रीजेस, अगर ओमेगा बढ़ रहा है। अच्छा, ओमेगा का डायरेक्शन आप कैसे देखते हो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है,
तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम पर सेकंड। मान लीजिए वो ज्यादा ज्यादा एंगल ट्रेवल करने लग गई है, तो यानी ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ओमेगा। क्लियर है सबको? मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे चल रहा है, ये है, ऐसे सर्कल में चल रहा है, सो ओमेगा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट मैं बोल रही हूँ कि ओमेगा अब बढ़ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, मतलब वो तो सर्कल में चल कैसे रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से ऊपर नीचे आता है, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है बट बढ़ रहा है, तो अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर ये घट रहा होता तो आपके पास अपोजिट सेंस में हम लगा देते। क्लियर है सबको? ये हम कल ऑलरेडी सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। हाँ, तो जैसे हम लोग लीनियर और रोटेशन को कंपेयर करते हुए चलेंगे, पूरा चैप्टर में हम लोग एनालॉजी लेते हैं, लीनियर और सर्कुलर कह लो या रोटेशनल कह लो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपके पास आता है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आता है आपके पास एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ आता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे आता है मोमेंटम, यहाँ आता है एंगुलर मोमेंटम। वैसे यहाँ पे आता है फोर्स और यहाँ आता है टॉर्क। अब हम जो आज स्टडी करेंगे वो करेंगे टॉर्क की। जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क होता है आपके पास आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब टॉर्क की स्टडी है, आज डिटेल में हम लोग टॉर्क पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। टॉर्क के दूसरे नाम भी है कुछ, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पर एक, मान लीजिए आपने क्या लगा रखा है, बोल्ट पेच लगा रखा है, उसको मुझे खोलना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें मैंने इसको फिट कर लिया, मान लीजिए इसमें एक होल था, उसको मैंने उसमें फिट कर लिया। अब मैं इसको खोलना चाहती हूँ, इसको रोटेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फोर्स लगाऊंगी, ऐसे कुछ फोर्स। यस मैम। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगी वो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, राइट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे मान लो ये मैंने ऐसे ले लिया, ये तो आपने देखा ना, क्या बोलते हैं आप इसको, बोल्ट ओपनर, और इसके बीच में आपने कोई बोल्ट लगा दिया ऐसे। अब मुझे इसको घुमाना है तो मैंने एक फोर्स लगाया, मुझे ये कॉमन सेंस से पता है कि अगर मुझे उसको खोलना है, उसमें मैंने फिट किया और मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स से टर्निंग हो रहा है ना, इसीलिए हम इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब आपके पास अमाउंट ऑफ जो टर्निंग है, अमाउंट ऑफ टर्निंग, ये किस किस पे डिपेंड करेगा, सोचो जरा। फोर्स कितना लगाया, क्या उसके ऊपर अमाउंट ऑफ टर्निंग नहीं डिपेंड करेगा? एक तो आपने थोड़ा लगाया, यस मैम। आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, यानी आपके पास फोर्स कितना है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, कितना फोर्स, कितना, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क। टॉर्क, अमाउंट ऑफ टर्निंग को हम टॉर्क से दिखाते हैं, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ टर्निंग। सेकंड आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स आपने लगाया है, ठीक है, इसका जो आप रोटेट कर रहे हो, जिसके अबाउट, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया एक तरीके से, जिसके अबाउट आप उसको घुमा रहे हो, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस चीज को घुमा रहे हैं। सो आपने फोर्स लगाया, तो जहां आपने फोर्स लगाया और जहां आपको रोटेशन देखना है, वहां से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। मान लीजिए हो गया आपके पास आर, ठीक है, इसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, मोमेंट आर्म। कोई जरूरी नहीं है कि यही लगेगा, यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, फोर्स कहीं पर भी लग सकता है। एंड ये कॉमन सेंस से पता है, जितना दूरी पे लगाएंगे बोल्ट से, उतना ज्यादा आपके पास टर्निंग होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आर के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, और ये आपके पास आर जितना ज्यादा है उतना आपके पास टॉर्क है। यस, टॉर्क फोर्स पे डिपेंड करता है। अब
थर्ड आपके पास किस एंगल पे आप लगा रहे हो। अब एंगल को समझो जरा, अगर मैंने आपको यहाँ दे दिया कि मैंने फोर्स जो लगाया है कुछ ऐसे लगाया है, मैंने फोर्स कुछ किसी और ही एंगल पे लगा दिया, मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ, और थोड़ा हम बिल्कुल एज पे ही लगा लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। मोमेंट आर्म, जहां पर आपने फोर्स लगाया आप उसको ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास मोमेंट आर्म है, और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे ऐसे। आपको डिस्टेंस तो यही लेना है, बट एंगल चेक करने के लिए आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया फोर्स। फोर्स के दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, एक आपके पास हो गया एफ कोस थीटा, और एक आपके पास हो गया एफ साइन थीटा। अब जरा एक बात बताओ मेरे को, एफ कोस थीटा वाला जो फोर्स है क्या वो घुमा पाएगा? नो मैम। खींच है, ठीक है, वो उसको खींच रहा है, वो घुमा नहीं सकता। कौन सा फोर्स घुमाएगा, कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है? साइन थीटा, कोस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यानी कि एंगल आप जितना 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 बढ़ाते जाओगे आपके पास साइन थीटा बढ़ रहा है, एफ साइन थीटा बढ़ रहा है। एफ साइन थीटा जितना ज्यादा, टॉर्क उतना ज्यादा। इन तीनों फैक्टर्स को जब मैं कंबाइन करती हूं तो मैं टॉर्क लिख पाती हूँ। टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। हो सकता है कंपोनेंट ना होके पूरा फोर्स ही परपेंडिकुलर लग रहा हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आर एफ, या बोलेंगे आर और एफ के बीच में एंगल कितना बनता है। अच्छा एंगल, अब एंगल की बात आती है, आप एंगल कैसे पहचानोगे? क्योंकि आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो टॉर्क आप लिखेंगे आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है? आर एफ साइन थीटा एन कैप। ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि आपके पास है परपेंडिकुलर टू आर एन एफ। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो थर्ड भी आपके पास एक वेक्टर आता है, और जिसका डायरेक्शन अगर आप चेक करते हो तो आप क्या यूज करते हो? स्क्रू रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल दोनों लगा के देखते हैं। चलो स्क्रू रूल देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। हमें दिखाना है आर से एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ का मतलब है आर से एफ की तरफ आपको क्या करना है? स्क्रू को घुमाना है। मान लीजिए यहां पर आपने कोई भी स्क्रू रखा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और आर आर आपके पास क्या है? ये रेडियली आउटवर्ड आपने बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब वैल्यू जब आप पुट करोगे, जहां फोर्स लगाया है वहां तक का डिस्टेंस पुट करते हैं, ठीक है। और जब हम एंगल निकालते हैं तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं बाहर की तरफ। दिस इज योर आर। आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ आप घुमाओगे तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है बेटा? बाहर की तरफ। आउटवर्ड टॉर्क है गिवन, जो मेरे पास फिगर है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहां पर आपके पास आउटवर्ड टॉर्क है। अच्छा मैंने थंब से बताया ना, थंब मतलब राइट हैंड थंब रूल से बताया। आर से मैंने एफ घुमाया, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द टॉर्क। और ये जो सेंस है ये क्या आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपके पास ऑब्जेक्ट घूमेगा वो किधर घूमेगा? आपको पता है इधर आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो घूमेगा, यानी ये एंटी डायरेक्शन है। एंड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर मान लीजिए उल्टी बात होती, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसे होता, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास वही है और ये आपके पास इधर आपने बोल्ट लिया और आपने फोर्स लगा दिया सपोज ऐसे, आर आपके पास ये हो गया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आर क्रॉस एफ अगर आप करेंगे आर से एफ की तरफ, थंब विल पॉइंट इनवर्ड्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा? टॉर्क इनवर्ड्स। यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना?
ये कैसे रोटेट कर रहा है इसको, आर क्रॉस एफ, इसको क्लॉकवाइज, ऐसे ऊपर से आप फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज, और इसको आप लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना मैम यहाँ पे? यस नेगेटिव आएगा। एक कन्वेंशन है, मतलब हमने लिया है कि आउटवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड टॉर्क को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव। अच्छा स्क्रू से भी देख लेते हैं, स्क्रू से देख लेते हैं इस केस में। अब आर क्रॉस एफ, यहां पर अगर आप स्क्रू रखते हो, ये आपके आर की डायरेक्शन को दिखा रहा है, आर से आपने एफ की तरफ घुमाना है। अब ये भूल जाओ, कंपोनेंट भूल जाओ, सिर्फ एफ देखो। आर से एफ की तरफ ऐसे घुमाओगे तो बाहर आ रहा है ना, यानी टॉर्क का डायरेक्शन जिस तरफ वो जा रहा है, स्क्रू जा रहा है, जैसे स्क्रू आप ऐसे खोलते हो ना चीजों को, बाहर जा रहा है, आउटवर्ड टॉर्क है। इस पे लगा के देखो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ आप अगर पॉइंट करेंगे तो आपके पास स्क्रू अंदर जाएगा, टॉर्क इज इनवर्ड। स्क्रू से भी देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल वाला इजी, आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट बेटा? नो मैम। अच्छा कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे कि ये वाले पास, ये वाला जो हमारे पास दो कंपोनेंट आया, एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा आया, एफ कोस थीटा हमारे पास टर्निंग इफेक्ट नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो भी फोर्स या तो मोमेंट आर्म के पैरेलल है या विच इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो टॉर्क नहीं क्रिएट करता। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहां पर, एनी फोर्स which is passing through axis of rotation, or which is parallel to moment arm does not produce टर्निंग इफेक्ट, यानी इनके लिए टॉर्क 0 है, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्स मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूं, ठीक है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगा दूं तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं करेगा। आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर एक फोर्स का कंपोनेंट आपने लिया, इट इज अपियरिंग टू पास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, आप सीधा ऐसे समझ लो मोमेंट आर्म के पैरेलल है। ठीक है, वो वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का, या वो वाला फोर्स अगर पूरा उसी डायरेक्शन में है तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं करेगा। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है, देखो आर आप कहां से लोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लगा है उस तरफ, ऐसे, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब जब आप एंगल चेक करना चाहते हो, आर और एफ के बीच में जब आप एंगल चेक करते हो तो आर को आप ऐसे आर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हो। मैम रेडियली आउटवर्ड का वापस बता दो मीनिंग। हाँ देखो, अगर मान लो आपने, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है सपोज, ठीक है, इसके अबाउट मान लो आपके पास, ये आपके पास है वो बोल्ट ओपनर, आपका ये बोल्ट ओपनर ऐसे घूमेगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, इसी के अबाउट तो घूमेगा ऐसे। सो अगर मान लो आपने कोई भी फोर्स लगाया, आपने रैंडम कोई भी फोर्स लगाया, ऐसे लगा दिया, अब हमारा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो जो आप एंगल लेते हो, जो थीटा एंगल लोगे, आर एफ साइन थीटा होता है ना, आर एफ साइन थीटा, तो थीटा इज बिटवीन आर एंड एफ। आर आपके पास क्या होता है, मोमेंट आर्म पॉइंट, जो पिवटेड पॉइंट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है, वहां से जहां तक फोर्स लगा ये होता है आर। बट एंगल जब आप निकालते हो तो आप इसको ऐसे आउटवर्ड ले लेते हो, रेडियली बाहर। अब ये घूमेगा जब ये, तो आपके पास ये एक रेडियस की तरह काम कर रहा है ना, दिस इज रेडियली आउटवर्ड, मतलब थोड़ा बाहर की तरफ आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देन आर से एफ की तरफ आपको एंगल लेना है, याद रखो हमेशा छोटा एंगल जो होगा आर से एफ के बीच में वो आपको लेना होता है। अब आर से एफ के बीच में तो ये एंगल भी है, ऐसे भी आ सकता है, बट हमें कौन सा लेना है, विच इज स्मॉलर। आर से आपको एफ की तरफ लेके जाना है, क्लियर है? यस और नो नंदनी? ओके, सो आर से एफ, आर को, अब आर तो यहीं पर खत्म हो जाएगा ना, वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे, आर का जो मैग्नीट्यूड पुट करोगे, तो आपके पास आर तो इतना ही है, जहां फोर्स लगा और जो फिक्स पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, वहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है,
बट जब आप डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. डन. And any force which is passing through axis of rotation or which is parallel to moment arm does not produce any torque. Is that clear? Yes, ma'am. And take smaller, ये भी लिख लीजिए, take smaller angle. आप जो R क्रॉस F लेंगे, अगर आपको दिख रहे दो एंगल, जैसे यहां पर भी दो एंगल दिख रहे थे, टेक स्मॉलर एंगल फ्रॉम R to F. डन. डायरेक्शन क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, कैसे एंगल लेना क्लियर है. इनमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, बोलिए. अच्छा चलो मेरे को ये करके दिखाओ. एक मान लो आपके पास ये एक बॉडी है और ये पिवटेड पॉइंट है और आपने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, मान लीजिए ऐसे फोर्स लगा दिया. मतलब मान लीजिए ये आपके पास, कैसे दिखाएं इसको, सपोज ये है आपके पास, ये है, ये बॉडी है और इसमें से मैंने एक पेंसिल पास कर ली, मान लो इसके बाद भी ऐसे रोटेट कर सकती है और मैंने फोर्स लगा दिया इस पे ऐसे ऐसे. तो पहली बात तो आप आर कैसे लेंगे, जहां फोर्स लगाया ये आर हो गया. टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा. ठीक है. डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, आर टू एफ. अब आर कैसे, आर से एफ कैसे लेंगे, आर को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये आ गया. अब आर टू एफ आपको स्मॉलर एंगल लेना है, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा. आर से एफ घुमाएंगे तो टॉर्क आपके पास क्या आ रहा है, आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव टॉर्क है आर टू एफ. दूसरा, अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में भी समझो, मान लो ये अगर फोर्स एफ है, सो इस पे क्या कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा. इस पे कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा. सो एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर. ये पता है एफ परपेंडिकुलर, इट मींस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म, एफ साइन थीटा. क्लियर है सबको. एफ कोस थीटा इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क, F cos theta not producing any torque. ठीक है, बिकॉज ये मोमेंट आर्म के पैरेलल आ गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है. अब एक सवाल करते हैं इसके ऊपर. मैम मतलब हमें अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम रेडियस को थोड़ा सा आउटवर्ड करके, मतलब थोड़ा सा रेडियस को बाहर की तरफ खींच लेंगे. हाँ जी बेटा, अभी तो निकालोगे ना. अब जैसे मान लो यहां फोर्स लगा देती, मैं ऐसे लगा देती, तो मैंने जो आर लेना होगा इस पॉइंट से जहां फोर्स लगा है, ये आर हो जाएगा मेरे लिए, और उसको थोड़ा हम बाहर एक्सटेंड कर लेंगे. से आर से आपको एफ रेडियली आउटवर्ड लो थोड़ा उसको, देन एफ की तरफ उसको टर्न करो. क्लियर है. यस मैम. चलिए एक सवाल करते हैं और क्लैरिटी आ जाए. ये सवाल है, देखो आपको 5 फोर्सेस दे रखे हैं, अलग अलग जगह पर इस बॉडी पे लगाए गए हैं. सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 10 न्यूटन. ठीक है. ये पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाया गया है. एक आपको ऐसे लगा दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक नीचे, और एक इसने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी लगा दिया. तो पहले बात करते हैं फोर्स 1 की. ठीक है, ये आपके पास क्या बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फर्स्ट. तो आप जहां फोर्स लगा रहे हो, ये आपका मोमेंट आर्म मैम होगा, नहीं घुमाएगा. मैम जीरो हो गया. जीरो. जीरो. ठीक है. टॉर्क अगर हम बात करें, ना तो क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज, जीरो, क्योंकि इट इज पैरेलल टू मोमेंट आर्म. F2 की बात करो, F2 कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. मैम क्लॉकवाइज घुमाएगा. ओके. R से आप F लेके जाएंगे, सो R टू F इनवर्ड आएगा पहली बात तो, और क्लॉकवाइज. अगले पे आ जाओ, F3 R क्रॉस F ऐसे एंटी एंटी क्लॉकवाइज. ग्रेट. अगले पे आ जाओ, F4
बताओ। मैम पर एंटी क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। F5 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्रॉस F। यस, ग्रेट। सो अभी समझ में आ गया ना डायरेक्शन का। F6 मैम जीरो। लार्जेस्ट टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस करेगा? कौन सा फोर्स लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? मैम F4 और 5। मैम Yes. F3 और F4 एंड F5। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रहे हैं। F4 लग रहा है आर क्रॉस एफ ऐसे बाहर की तरफ, F5 लग रहा है इनवर्ड। वो डायरेक्शन की बात है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये दोनों फोर्सेस जो है मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ आर के साथ ये एंगल 90 लेके जा रहे हैं। बाकी जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ एंगल पे है। मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 और 10। यहाँ पर आपका कुछ और एंगल होगा। यहाँ पर आपके पास है 10 साइन 90 सपोज। यहाँ मान लो 10 साइन 45 डिग्री, ठीक है, कुछ भी। तो आप देख रहे हो कि साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, है कि नहीं? आपने क्या करा है, कंपोनेंट लिया है फोर्सेस के। एक तो कोस वाला कंपोनेंट आएगा, एक आपके पास साइन वाला कंपोनेंट आएगा। कोस वाले कंपोनेंट तो टर्न करते ही नहीं, साइन वाले कंपोनेंट करते हैं। तो साइन वाले जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम कब है? जब ये मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर फोर्स है, जितना ज्यादा 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 पे जा रहा है। जैसे F1 से F3 ज्यादा करेगा टर्निंग इफेक्ट, देन F3 से F4 करेगा। F1 तो कर ही नहीं रहा। खैर, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आगे चले, कुछ और सवाल कर ले। फाइंड टॉर्क नेट। ये मैं आपको वैल्यू दे देती हूँ, 2 है मान लीजिए, 2 मीटर। कीजिए सॉल्व। सही बच्चे सॉल्व करेंगे? क्लास में सॉल्व करने की आदत डालो बेटा। यस, 2 मीटर ही है। ट्वेंटी न्यूटन 20 न्यूटन व्हाट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नंदनी मैम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बाकी बच्चे भी बताएं। हर्षित, कुशांजलि, बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इसको मान लेते हैं हम टॉर्क 1 आर क्रॉस एफ। तो आर को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, देन आर से एफ, तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। आर एफ साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। कितना है ये दिख ही रहा है आपको, 90 डिग्री है। सो आर एफ यस मैम। और आर आपके पास कितना है 2, फोर्स कितना आपके पास 20, कितना हो गया 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। आप टॉर्क 2 निकालेंगे, आर एफ साइन थीटा। पहले तो इसका डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या है। अब आर क्रॉस एफ निकालना, जहां फोर्स लगाए हो और जहां से वो घूम रहा है, ये डिस्टेंस को आप ज्वाइन करेंगे, इसको रेडियली थोड़ा आउटवर्ड लेंगे, देन आर टू एफ आप एंगल लेंगे विच इज स्मॉलर। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर दूसरा एंगल भी लेने को ले सकते थे, लेकिन हमें कौन सा एंगल लेना है विच इज स्मॉलर, यानी आर टू एफ आपके पास क्या आ जाएगा, आर टू एफ ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा आपके पास आर एफ साइन 90 ही है, यहाँ पर भी आर आपके पास अगेन 2, एफ आपके पास 10, तो हो जाएगा 20 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको पता है कि क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेते हो। तो बेसिकली अगर आप नेट टॉर्क देख रहे हैं, सो टॉ 1 प्लस में टॉ 2, ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये -40 + 20, यानी कि आपके पास आ गया -20। माइनस का मतलब 20 क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस मैम। अब एक अच्छा सा सवाल करते हैं, तो आसान था।
-20 क्लॉकवाइज, माइनस हटा देते हैं, -20, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज है, और यूनिट आपके पास हो जाएगी न्यूटन। फिर से अपना बच्चों वाला दिमाग, बच्चे ही हो तुम अभी, आ जाओ जब इस सवाल पे यूज करो अपना बड़ा वाला दिमाग। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस ऑन 1 kg अबाउट x, x आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए आपको निकालना है। और ये मान लीजिए एंगल है 30 डिग्री। हुआ क्या है इस सवाल में, ये बॉब को हम यहां ले गए हैं, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे। अभी आपको टॉर्क निकालना है, ये रोटेट कर रहा है ना एक्स के अबाउट ऐसे, आपको टॉर्क निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। जितने भी फोर्सेस इस बॉब पे लग रहे हैं उसके लिए निकालना, इस पोजीशन पे निकालना। ये डिस्टेंस तो 1 मीटर ही रहेगा। देखो फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg, और एक इस पे टेंशन लग रही होगी। दोनों के लिए टॉर्क निकालो। आर क्या है आपके पास, 1 मीटर। अब 1 फोर्स, मीटर। एक टेंशन है और एक mg है। अच्छा, 2 साल का दिमाग इस्तेमाल कर दिया। टेंशन की वजह से क्या होगा, टेंशन फोर्स की वजह से एक्स के अबाउट क्या टॉर्क लग रहा है, बताइए। ड्यू टू टेंशन फोर्स, क्या ये टेंशन फोर्स बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं पास हो रहा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये बॉब जो है ऐसे रोटेट करेगा। और इस बॉब पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे, टेंशन वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं जा रहा, या मोमेंट आर्म के पैरेलल नहीं है। जो फोर्स लग रहा है आपके पास ये टेंशन फोर्स है, इस पे लगा लो, ठीक है। आपको ये बोला गया था ना भाई, जहां पर आपका फोर्स लगे वहां से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट ले लीजिए। ये मान लो यहाँ पर आपके पास टेंशन फोर्स लगा, तो ये तो मोमेंट आर्म के पैरेलल ही हो गया ना, पूरी में टेंशन फोर्स ऐसे ही लग रहा है, यानी टेंशन फोर्स इज पैरेलल टू मोमेंट आर्म, और यू कैन से इट इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू टेंशन 0 हो जाएगा। अब mg की बात करते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट है ये जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये आपके पास है मोमेंट आर्म, जो वैल्यू आपको दे रखी है 1 मीटर। इसको हम बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एंगल अगर 30 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो ये और ये जो है ये पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके भी दो कंपोनेंट होगी, एक इसके अलोंग mg cos 30 होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा mg sin 30। अब बताओ कौन सा वाला टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा इसमें, mg cos 30 करेगा क्या, mg नो। cos, इट इज पैरेलल टू मोमेंट आर्म, ठीक है। ये मोमेंट आर्म के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट कुछ भी नहीं एंगल बना रहा, तो ये तो करेगा ही नहीं, सिर्फ ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो जाएगा आपके पास, mg sin 30 डिग्री। मास कितना है 1, g कितना है 10, sin 30 क्या होता है 1/2, 2 1 जा 2 5 जा, यानी 5 न्यूटन मीटर। हाँ यूनिट आप जरा करेक्ट करो, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि आर एफ साइन थीटा, थीटा की तो होती नहीं, ठीक है। एफ की आपके पास क्या होती है न्यूटन, और आर की क्या होती है मीटर। थीटा की यूनिट नहीं होती, होती है रेडियन होती है, बट यहाँ पर आपके पास आर और एफ, साइन थीटा की तो हमने वैल्यू पुट कर दी ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। आर एफ परपेंडिकुलर लिखते हैं हम लोग, 5 न्यूटन मीटर आ गया। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, टॉर्क होता है बेटा आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर और एफ में एंगल देख लो क्या बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है आर आपके पास ये था
और ये आपके पास mg फोर्स है, इनके बीच में एंगल ऑलरेडी 30, अगर आप कंपोनेंट से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 30 डिग्री सीधा पुट करो, आर एफ साइन 30। आर मेरे पास 1 है, फोर्स मेरे पास mg है, ठीक है, m आपके पास कितना है 1 और g आपके पास है 10 साइन 30, अगेन क्या है 1/2, आंसर वही आना है 5 न्यूटन मीटर। क्लियर है सबको? मतलब मैंने सिर्फ नॉर्मली फोर्स या mg लगा रखा है तो उसको कर लिया, बिना कंपोनेंट निकाली थी। हाँ तो डायरेक्ट आ गया आपका, क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं, यही बोल रहे हो ना आपने, डायरेक्ट निकालना है मतलब mg से बिना कंपोनेंट के। यस मैम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैम यहाँ पे टेंशन वाला टॉर्क 0 क्यों था? टेंशन वाला टॉर्क क्यों 0? देखो टेंशन वाला जो, अभी देखो ये आपके पास टेंशन लग रहा है ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, टेंशन जो फोर्स है वो पूरी वायर के अलोंग सेम, जब तक वायर सेम रहती है टेंशन फोर्स सेम रहता है, पूरी में टेंशन फोर्स सेम है, तो ये फोर्स मोमेंट आर्म के पैरेलल ही है ना। मोमेंट आर्म क्या होता है, मान लीजिए ये बॉब के ऊपर देख रहे हो, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस ऑन 1 kg, 1 kg के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, जो फोर्स, सॉरी 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन वाला, वो ऐसे लग रहा है मोमेंट आर्म के अलोंग, जहां फोर्स लग रहा है वहीं तक आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेते हैं। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये क्रॉस वाला पार्ट हो गया, यहाँ इसके अबाउट ये बॉब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहां से आपने बॉब को ज्वाइन करा, ये आपके पास आर हो गया, ठीक है, और ये आपके पास टेंशन फोर्स हो गया ऐसे। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों केस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एंटी पैरेलल, बेसिकली आपके पास आर और टी में एंगल कितना है 180, तो साइन 180 अगर आप ऐसे भी लिखोगे, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दिस इज आर एफ साइन 180, मेरे पास फोर्स यहाँ क्या है, टेंशन फोर्स है, तो आर टी साइन 180, साइन 180 इज 0, और यू कैन से कि ये जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो ये वाला फोर्स तो टर्निंग इफेक्ट करेगा ही नहीं, वो उसको कंप्रेस करेगा ना। आई बात समझ में? यस, एक और क्वेश्चन बोलो बेटा, ये बात सबको, ये वाली टेंशन वाली क्लियर है, 0 क्यों आया? एक और क्वेश्चन करना है, जिसने भी अभी पूछा था प्लीज बताइए, समझ में आया ये? मैम क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 है, इस वजह से 0 है। 180, yes, or you can say कि this force is passing through axis of rotation। तो कोई, अच्छा टर्निंग इफेक्ट क्या, अब मान लो इसके अबाउट आपको इसको घुमाना है, ऐसे घुमाना है, और कोई फोर्स आप इसकी बिल्कुल ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, तो ये वाला इसको ये इसको घुमाएगा क्या बेटा? या तो आप इसको खींच रहे हो या इसको दबा रहे हो, ये तो नहीं घुमा सकता फोर्स, फोर्स घुमाने वाले तो ये होते हैं, टेंशन वाला फोर्स इसके अलोंग लग रहा है ना, तो ये तो आपके पास टर्निंग इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। और यू कैन से बाय एंगल ऑल्सो कि दोनों के बीच में आपके पास क्या एंगल बनेगा, 180 एंगल बनेगा, तो 180 साइन 180 क्या होता है, 0। क्लियर है? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। A force F equals to 2i cap plus में 3j cap minus में k cap is acting at a point P 1, 2, 2. Find the moment of force about the point 0, 1, 3. Sorry, निकालिए सभी। A force F equals to 2i cap plus में 3j cap minus k cap is acting at a point, ठीक है, find the moment of force about the point O, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ये आपका पॉइंट दे दिया इन्होंने ओ, जिसका वैल्यू है 0, 1, 3, कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, 3, फोर्स जहां लगा है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, P 1, 2, 2। तो अगर मैं इनके बीच का पोजीशन वेक्टर निकालूं, मतलब डिस्टेंस निकालूं, वेक्टर निकालूं, तो आपके पास मोमेंट आर्म आ जाएगी, पहली बात तो आर क्या होगा आपके पास 1 - 0 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, 2 माइनस में 3 माइनस में के कैप। कोई दिक्कत इसके अंदर? जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया
और जहां आप रोटेट कर रहे हो उसको, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? अबाउट द पॉइंट 013. फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस. मोमेंट ऑफ फोर्स इज टर्निंग इफेक्ट, इट इज कॉल्ड टॉर्क. ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट है वो, और जिसपे फोर्स लगाया वो ये पॉइंट है. तो दोनों के बीच में हम लोगों ने एक पोजीशन वेक्टर निकाल ली. सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट आई कैप, इस तरीके से एक्स वाई जेड में, आई जे के में 1 - 0, 2 - 1, 2 - 3. ठीक है, अब आपको पता टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, राइट? अब देखिए आर भी आई जे के में भी है, फोर्स भी आई जे के में है, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना, आई माइनस जे और के कैप. आर की वैल्यू पुट करो, आई कैप की वैल्यू क्या है यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ -1, तो 1 1 माइनस. -1 एफ क्या आपके पास 2 3 -1. -1 सो टॉर्क आपके पास क्या हो जाएगा, आई कैप मैंने कॉमन ले लिया. जब आप जो लेते हैं इसको आप छुपा लेते हैं, 1 इंटू -1 -1 -3. ठीक है, फिर मैं लेती हूँ माइनस जे कैप, इसको छुपा लेते हैं. सो -1 -2 प्लस में के कैप, इसको छुपा लेते हैं. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस में 2. सो फाइनली आपके पास जो आंसर बन रहा है ये होएगा 3 - 1 2 आई कैप, ये आपके पास होएगा +2 - 1 माइनस जे कैप, और ये बनेगा प्लस में के कैप. अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया √6 न्यूटन मीटर. क्लियर है सबको? यस मैम. 6 √5 क्यों आया, आई जे के √5 क्यों आया, तीनों के ये जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है. ठीक है, अब बिटली लिंक पे मैं आज अपलोड करूंगी, जिस मैं आपको मेंशन करूंगी, आपके जो ग्रुप्स है वहां पर मैं मैसेज करूंगी कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है. टॉर्क इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इसके आप जितने मैक्सिमम सवाल कर सकते हो आपको सवाल करने हैं. क्लियर है बेटा? सो आज का सेशन तो यहीं तक है. अब इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यस बोलिए, क्या डाउट है?